स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्स के सेक्शन 100 क्लोज 115 मेथोडोलॉजी एंड सीक्वेंस ऑफ वर्क वीडियो 2 क्लोज 115.3 स्पेशल पार्ट ऑफ द मेथड स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड टू द इंजीनियर बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर ईच इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ वर्क एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। यानी कि इंजीनियर के निर्देशानुसार कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कार्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण आइटम के लिए विधि विवरण का विशेष भाग इंजीनियर को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं उसकी सारी डिटेल वो है इंजीनियर को प्रस्तुत करनी है और उसके निर्देशानुसार ही काम करना है। द स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड एट लीस्ट 4 वीक in advance of the commencement of the activity of item of work unless otherwise stipulated in the contract। यानी कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में अन्यथा निर्धारित न हो कार्य की आइटम की गतिविधियों के प्रारंभ होने से कम 4 सप्ताह पहले विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन चीज़ों के बारे में अगर कोई भी डिटेल नहीं दी गई है कि कब कौन सी गतिविधि स्टार्ट करनी है, कब क्या चीज़ करनी है, आइटम जो भी हैं जो कार्य करना है वो नहीं दिया गया है, तो जो भी काम हमें करना है वो उससे कम 4 सप्ताह पहले उसका जो विधि विवरण है, मेथोडोलॉजी जो है वो प्रस्तुत करनी है और अप्रूवल लेना है। द स्टेटमेंट शैल गिव इन्फॉर्मेशन ऑन, यानी कि वक्तव्य में निम्नलिखित के बारे में जानकारी दी जाएगी। आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी देनी होगी। ए डिटेल्स ऑफ द पर्सोनल बोथ फॉर एग्जीक्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द वर्क, यानी कि कार्य के निष्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण दोनों के लिए कार्मिकों का विवरण। इसमें यह बताया गया है जो भी काम हमें करना है उसको किस तरीके से करना है और उसकी क्वालिटी कैसे कंट्रोल की जाएगी। तो इन सब चीज़ों के जो डिटेल है, जो जानकारी है वो सब हमें प्रोवाइड करवानी होगी। इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट विद डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स कैपेसिटी स्टैंड बाई अरेंजमेंट, इकाइयों की संख्या, क्षमता, स्टैंड बाई व्यवस्था के विवरण के साथ उपकरण तैनाती। इसमें यह बताया गया है कि जो वर्क हम करेंगे उसके लिए जो मशीनरी है वो कितनी है और उनकी क्या कैपेसिटी है, और अगर मान लो कार्य के दौरान अगर मान लो उसमें कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, कुछ खराबी आती है, तो उसके रिप्लेसमेंट में हमारे पास स्टैंड बाई में क्या व्यवस्था है। जैसे हम मान लो ग्रेडर से काम कर रहे हैं, किसी कारणवश ग्रेडर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको एक बार उपयोग नहीं कर सकते, उसको ठीक कराने के लिए भेजा है या वर्कशॉप में गया है, तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरी स्टैंड बाई की अपने पास क्या व्यवस्था है, उन सब चीज़ों की भी डिटेल देनी होगी। सी सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिटेल ऑफ टेम्परेरी और एनेबलिंग वर्क, द डाइवर्जन, कोफर डैम, फॉर्म वर्क इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड फॉर्म वर्क for superstructure, details of borrow area, method of construction of embankment, subgrade and pavement, pile concreting, proprietary processes and products and equipments to be deployed। निर्माण का क्रम और अस्थायी या सक्षम कार्यों का विवरण जैसे डाइवर्जन, कोफर डैम, अधिरचना के लिए विशेषीकृत फॉर्मवर्क सहित फॉर्मवर्क, उदार क्षेत्रों के विवरण, तटबंध, उपग्रेड और फुटपाथ के निर्माण की विधि, पाइल कंक्रीटिंग, स्वामित्व प्रक्रिया और उत्पाद के उपकरण जिन्हें तैनात किया जाना है। इसमें यह बताया गया है कि जो निर्माण का जो क्रम है, निर्माण किस तरीके से और कब कब क्या करना है वो सब चीज़ें, और जो टेम्परेरी डाइवर्जन टाइप जो चीज़ें बनानी है वो सब चीज़ें, उनके बारे में जो डिटेल है वो देनी होगी। जैसे टेम्परेरी डाइवर्जन जो हमें बनाना है, कोफर डैम क्या होता है, जैसे नदी या कोई पानी का एरिया होता है, जब पिलर जो बनाने होते हैं पुल के लिए अपने फाउंडेशन जान डालते हैं, तो पानी को रोकने के लिए मिट्टी, पत्थर या कोई सीट पाइल आदि से हमें क्या करना होता है, उसको कवर करना होता है, तो पानी उसके अंदर आए नहीं और अपना कंस्ट्रक्शन का काम हो सके। और फॉर्मवर्क जो हम स्ट्रक्चर का काम करते हैं तो उसमें जो सेटरिंग जो हम लगाते हैं, एक फॉर्मवर्क होता है स्टेजिंग टाइप का, जो अपने ऊपर की तरफ काम करना है उनको होल्ड करने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए, ताकि सुपर स्ट्रक्चर का हम निर्माण कर सकें। और किस तरीके से हमें एम्बैंकमेंट का काम करना है, किस तरीके से सबग्रेड का काम करना है, पेवमेंट कैसे बनानी है, पाइल कंक्रीटिंग जो है कैसे करनी है। और जो कई बार क्या होता है, कुछ स्पेशल चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर यूज करता है तो उनकी क्या प्रोसेस है, उसको किस तरीके से यूज करेगा, या कोई स्पेशल प्रोडक्ट यूज करता है उसको किस तरीके से यूज करेगा और कैसे उनको लेके आएगा और किस प्रकार उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। और जो इनसे रिलेटेड जो उपकरण हैं, जितने भी उपकरण यूज होंगे उनको किस किस तरीके से यूज करेगा और साइट पे कैसे उनसे काम कराएगा, उन सब चीज़ की हमें जानकारी जो है इंजीनियर को देनी होगी। Whenever required technical literature, design calculation
एंड ड्राइंग शैल बी इंक्लूडेड इन द मेथड स्टेटमेंट। जहां भी आवश्यक हो तकनीकी साहित्य, डिजाइन, गणना और चित्र विधि विवरण में शामिल किए जाएंगे। इसमें यह बताया गया कि हर तरीके की टेक्निक को यूज करना है और जो डिजाइन की कैलकुलेशन है वो करनी होगी और जितना हो सके उसे ड्राइंग में उस चीज की जानकारी देनी होगी। डी, टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीजर इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि दस्तावेजीकरण सहित प्रशिक्षण और स्वीकृति प्रक्रिया। इसमें यह बताया गया है कि जो भी हमें प्रशिक्षण किया है उसके डॉक्यूमेंट क्या हैं और उनकी जो स्वीकृति होगी वो किस तरीके से करने की, उस प्रक्रिया को किस तरीके से पेश करना। ई, द स्पेशल पार्ट ऑफ द QA प्रोग्राम अंडर सबसेक्शन 105.3 फॉर द पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क शैल अकम्पनी द मेथड स्टेटमेंट फॉर द कंसर्न एक्टिविटी, यानी कि कार्य के विशेष मद के लिए सबसेक्शन 105.3 के तहत QA कार्यक्रम का विशेष भाग संबंधित गतिविधियों के लिए विधि विवरण के साथ होगा। इसमें यह बताया गया है कि जो सबसेक्शन हमारा है 105.3 उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है तो उसके साथ साथ जो एक्टिविटी है, जो विधि विवरण है, जो मेथोडोलॉजी है उसको उसके साथ सबमिट करनी होगी, प्रोवाइड करवानी। द इंजीनियर शैल एग्जामाइन एंड अप्रूव द मेथड स्टेटमेंट विद द रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन, यानी कि इंजीनियर आवश्यक संशोधनों के साथ विधि विवरण की जांच और अनुमोदन करेगा। जो जितने भी संशोधन हैं, जो भी चीजें हैं आवश्यक, तो उसमें जो संशोधन करने हैं उन सब की जांच करेगा और उसका अप्रूवल करेगा। द मॉडिफाइड मेथड स्टेटमेंट इफ रिक्वायर्ड शैल बी सबमिटेड विद इन 14 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंजीनियर्स अप्रूवल, यदि आवश्यक हो तो संशोधित विधि विवरण इंजीनियर के अनुमोदन प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। मान लो इंजीनियर ने हमें अप्रूवल दे दिया है, उसके बाद भी अगर कोई संशोधन हो तो 14 दिन के भीतर वो दोबारा से सबमिट करना होगा। द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडिक्वेंसी एंड सेफ्टी ऑफ द मेथड अडॉप्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर shall rest on the contractor irrespective of any approval given by the engineer। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपनाई गई विधि की पर्याप्तता और सुरक्षा की एकमात्र जिम्मेदारी इंजीनियर द्वारा दिए गए किसी भी अनुमोदन के बावजूद ठेकेदार की होगी। इसमें यह बताया गया है कि मान लो इंजीनियर ने कोई चीज अप्रूव कर दी तो उसका मतलब ये है कि उसने जो चीजें प्रोवाइड करवाई है वो एज पर स्पेसिफिकेशन है, पर जो साइट पर जब कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उसकी सुरक्षा बनाए रखना, सही तरीके से काम करवाना, सारी चीजों को लागू करना, वो सब जिम्मेदारी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्लोज 115.4 अप्रूवल ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोसेस सिस्टम, यानी कि स्वामित्व वाले उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों का अनुमोदन। विद इन 19 days ऑफ द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट द कॉन्ट्रैक्टर शैल सबमिट द following information for the proprietary products process or any other item proposed to be used in the work for approval of the engineer, यानी कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 90 दिनों के भीतर कॉन्ट्रैक्टर को कार्य में उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी स्वामित्व उत्पादों, प्रक्रिया या किसी अन्य वस्तु के लिए निम्नलिखित जानकारी इंजीनियर के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करवानी होगी। इसमें यह बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अगर जब साइन होता है तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना होगा, जो भी चीजें उपयोग करेगा, जो भी चीजें उसको यूज करनी है, तो उन सब चीजों की जानकारी जो है इंजीनियर को अप्रूवल के लिए सबमिट करना है। ए, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोसेस सिस्टम अलोंग विद ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ द लाइसेंस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट की निर्माता का नाम और उत्पाद प्रक्रिया प्रणाली का नाम, लाइसेंस सहयोग समझौते की प्रमाणित प्रति सहित। इसमें यह बताया गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माण करेगा, उनका नाम क्या है और किस तरीके का उत्पाद है, कौन सी प्रक्रिया से बनाया है, कौन से जो है सिस्टम वो यूज कर रहा है, लाइसेंस है कि नहीं है, जो एग्रीमेंट वगैरह है, कोलैबोरेशन वगैरह है, चीजों की क्या होगी, एक प्रमाणित जो कॉपी है वो सबमिट करनी हो। बी, जनरल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोसेस सिस्टम, यानी कि उत्पाद प्रक्रिया प्रणाली की सामान्य विशेषताएं, और ये बताना होगा कि इसकी जो जनरल फीचर्स यानी कि सामान्य विशेषताएं क्या है, क्या क्या चीजें ये है, किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं या करना है, वो सब चीजें उसमें बताई गई होगी। सी, डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग, यानी कि उत्पाद विकास और विकास प्रशिक्षण का विवरण। इसमें यह बताया गया है कि जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से बनाया गया है, उसकी पूरी जानकारी देनी होगी और किस तरीके से उसकी टेस्टिंग की गई है और टेस्टिंग करके उसको डेवलप किया गया है, वो सब चीजों की जानकारी भी देनी होगी। डी, एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया, यानी कि स्वीकृत प्रशिक्षण और मापदंड
यानी उसमें जो टेस्ट क्राइटेरिया है वो किस तरीके के हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर और स्थापना प्रक्रिया यानी उसको किस तरीके से उसको लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, मेंटेनेंस प्रोसीजर एंड शेड्यूल यानी कि किस तरीके से उसका रख रखाव करना है और उसके जो रिलेटेड जो शेड्यूल है वो क्या है, इन सब की जानकारी देनी होगी। वारंटी प्रपोजल, वारंटी प्रस्ताव यानी कि उसकी वारंटी है तो उसके लिए क्या प्रपोजल है वो सब चीजें बतानी होगी। द इंजीनियर में ऑर्डर एडिशनल टेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति के उद्देश्य से इंजीनियर अतिरिक्त प्रशिक्षण का आदेश दे सकता है। मान लो कि जो चीजें कॉन्ट्रैक्टर लेके आया है कि कोई कंपनी की कोई चीज या प्रोडक्ट यूज किया वो वहां से लेके आया और सब डॉक्यूमेंट भी दे दिए, सब चीजें प्रोसेस जो पहले जो बताई गई उन सबको पूरा कर दिया, उसके बाद भी क्या होगा, उसको सही मानने के लिए वो अपनी मर्जी से कुछ टेस्ट करवा सकता है, तो वो सब चीजें भी कॉन्ट्रैक्टर करवा के देगा। एडिशनल चार्जेस फॉर टेस्ट इफ एनी फॉर द प्रोडक्ट प्रोसेस सिस्टम शैल बी बोर्न बाय द कॉन्ट्रैक्टर यानी कि उत्पाद प्रक्रिया प्रणाली के लिए प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त शुल्क यदि कोई हो ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। और जो टेस्ट इंजीनियर करवाएगा उसका जो शुल्क है, जो फीस है वो कॉन्ट्रैक्टर वहन करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।